नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नीट की गेम चेंजर सीरीज के यहाँ पर डिलीवरी कर रहे हैं। इसके थ्रू कुछ लेक्चर्स आपको दे रहे हैं। इन लेक्चर्स में हम लोग क्या करते हैं कि जेई मेंस में जो पेपर आ रहे थे उन पेपर्स में से कौन कौन से क्वेश्चन, क्योंकि एजेंसी सेम है, एनटीए सेम एजेंसी ही नीट का पेपर बना रही है, ठीक है। तो नीट से रेलेवेंट जो क्वेश्चन, जो जेई मेंस के क्वेश्चन हैं, उनमें से जो नीट रेलेवेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आए। तो आज हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं 28 जनवरी वाला पेपर। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको देख लेने चाहिए, ठीक है। मैं दिलीप गौतम, सीनियर फैकल्टी आकाश कोटा, आपका स्वागत करता हूं। शुरू करते बेटा। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखो। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is bent into an equilateral triangle and an identical wire is bent into a square. The ratio of resistance between the two end points of an edge of triangle to that of square. क्या लिखा हुआ है कि एक वायर है, ठीक है। उस वायर को एक बार हमने क्या किया, ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर दिया। इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस था, टोटल रेजिस्टेंस इसका कुछ आर था। अब इसको एक बार तो ट्रायंगल के फॉर्म में अरेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस कितना हो गया होगा, r/3 यहाँ आया होगा, r/3 यहाँ आया होगा और r/3 यहाँ आया होगा। और एक बार इसी वायर को हमने स्क्वायर फॉर्म में अरेंज कर दिया, ये इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग रेजिस्टेंस देखें तो चार पार्ट में तोड़ा है, तो r/4 टूटा होगा, r/4 और किसी एक एज पे आपको एंड्स निकाल दी जहाँ पर अपन को रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले केस में अगर मैं रेजिस्टेंस R1 मान लूँ और दूसरे केस में R2 मान लूँ, तो R1 और R2 का आपको रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ एन एज ऑफ ट्राइंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो R1 और R2 का रेशियो में चाहिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2r/3 और इस 2r/3 के साथ ये r/3 पैरेलल में। तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 फॉर्मूला से ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से स्क्वायर के लिए बोलेंगे तो अगेन ये तीनों सीरीज में, तो कितना हो गया 3r/4 और 3r/4 के साथ r/4 आपका पैरेलल में चला गया। तो 3r/4 इंटू r/4 अपॉन r, आपने इन दोनों को डिवाइड किया, R1 ओवर R2 जो आपको चाहिए था, कितना आ जाएगा, तो ये तो है 2r/9, ठीक है। और डिवाइड करेंगे किससे, 3r/16, ठीक है, क्योंकि एक r तो कैंसिल हो ही गया, यहाँ पर भी एक r कैंसिल हो गया, ठीक है। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32/27। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 32/27 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। A proton of mass mp has same energy as that of photon of wavelength lambda, ठीक है। तो वेवलेंथ लैम्डा वाला फोटोन की एनर्जी और प्रोटोन की एनर्जी सेम है। तो फोटोन की एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है भाई, hc/λ होती है, ठीक है। तो लैम्डा ऑफ फोटोन कितनी हो गई hc/e, ठीक है। और लैम्डा फॉर प्रोटोन अगर निकालना हो तो लैम्डा प्रोटोन के लिए क्या आता है, h/mv, दैट इज h/2me, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि इफ द प्रोटोन इज मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड देन रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ टू वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज, तो लैम्डा प्रोटोन ओवर लैम्डा फोटोन पूछा है। क्या लिखेंगे, लैम्डा प्रोटोन लिखा अपन ने h/√2me और लैम्डा फोटोन लिखा hc/e। h आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। e √2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 1/c √e/2m, ये आंसर है क्या। तो आपके पास आ जाएगा 1/c √e/2m, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। m इज द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट न्यूक्लियर प्रोसेस फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस। ये ऑप्शंस है, इनमें से कौन सा प्रोसेस हो सकता है। तो ये न्यूट्रॉन है n, प्रोटॉन p, e प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, न्यू मतलब है न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यू बार आपका एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल है, e माइनस इलेक्ट्रॉन। तो हमने पढ़ा है देखो कि जब न्यूट्रॉन टूटता है तो न्यूट्रॉन जो टूटता है वो तो प्रोटॉन में और साथ में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जब भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा,
तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन 3 आपका करेक्ट रहेगा, ऑप्शन 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो कि एक कार्नोट इंजन है, ठीक है, एक कार्नोट इंजन है, वो दो टेम्परेचर्स 473 और 273 के बीच ऑपरेट कर रहा है। एक नए सिस्टम है, दो इंजन हैं E1 और E2। E1 ऑपरेट कर रहा है कहाँ पर? 473 केल्विन से 373 केल्विन, और E2 ऑपरेट कर रहा है 373 केल्विन से 273 केल्विन। ηi, ηi and ηi are the efficiencies of the engines E, E1 and E2। देन आपको रिलेट करना है। तो नीटा ऑफ इंजन E1, E1 कौन सा है? ये वाला जो कहाँ ऑपरेट कर रहा था? 473 से लेके 373। कितना आ जाएगा? 1 माइनस T2 ओवर T1, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो सिंक का टेम्परेचर तो कितना है? 373, और सोर्स का कितना हो गया? 473। कितना आ जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 473 माइनस 37, दैट इज 100 ओवर 473। ठीक है, इसके बाद बात करें सेकेंड इंजन के लिए, तो नीटा 2 ले लेते हैं। कहाँ ऑपरेट कर रहा है? 373 और 273 के बीच। क्या फॉर्मूला लग जाएगा? 1 माइनस 273 ओवर 373। फॉर्मूला आपको याद होगा, नीटा इज व्हाट? 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक डिवाइडेड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ठीक है, इसे यूज किया तो कितना आ जाएगा? 100 ओवर 373। ये नीटा 2 की वैल्यू, नीटा 1 हो गया, ये नीटा 2 हो गया। और इंजन ई के लिए क्या लिखे अपन? वो 473 से लेके 273 के बीच ऑपरेट कर रहा है, तो नीटा इसके लिए उन्होंने 12 लिखा है, तो नीटा 12। ठीक है, नीटा 12 क्या जाएगा? 1 माइनस 273 अपॉन 473। कितना जाएगा? 273 ओवर 473 कितना जाएगा? 200 ओवर 473। अभी क्या करें? 473 कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है। तो देखो, अगर नीटा 12 में से अगर नीटा 1 को माइनस करें तो हमारे पास आएगा 200 ओवर 473 माइनस 100 ओवर 473, एंड दैट विल बी 100 ओवर 473। और ये जो वैल्यू आई है वो इससे तो कम है, मतलब लेस देन नीटा 2 है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नीटा 12 माइनस नीटा 1 इज लेस देन नीटा 2। ठीक है, दैट्स व्हाई नीटा 12 इज लेस देन नीटा 1 प्लस नीटा 2। ठीक है, दिस इज नीटा 2। ठीक है, तो नीटा 12 इज लेस देन नीटा 1 प्लस नीटा 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 अगेन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन EM वेव whose electric component is given by 100 sin omega t minus kx, a cylinder of length 200 holds certain amount of energy inside it. If another cylinder of same length same length but half diameter आधा हो गया, मतलब रेडियस भी आधा हो गया, then previous one holds same amount of energy भी सेम आ गई। ठीक है, the magnitude of the electric field of the corresponding EM wave should be। तो देखो एनर्जी जो रहेगी that will be half एप्सिलॉन E स्क्वायर E1 स्क्वायर वी कैन से मल्टीप्लाइड इसका वॉल्यूम, ये तो एनर्जी पर इंटू वॉल्यूम हुआ, इंटू वॉल्यूम कितना हुआ पहले वाले सिलेंडर का? तो 4/3 पाई R1 स्क्वायर L1। ठीक है, और एनर्जी सेम है तो सेकंड वाले की एनर्जी बराबर कर दो। ठीक है, कितना हो गया? हाफ एप्सिलॉन E2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड 4/3 पाई R2 स्क्वायर L2। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो तो हाफ एप्सिलॉन कट जाएगा, L1 और L2 कट जाएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। लेंथ सेम होने से L1 और L2 बराबर होने से L1 से L2 आपने कट कर दिया, हाफ से हाफ कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल। ठीक है, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अभी क्या बचा? अभी बचा E1 स्क्वायर R1 स्क्वायर बराबर हो गया E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर ले लें हम लोग तो आ जाएगा E1 R1 बराबर E2 R2। ठीक है, और सेकंड केस की अपन को क्या चाहिए? EM वेव की इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, तो E2 चाहिए। तो E2 बराबर क्या आ जाएगा? E2 बराबर आ जाएगा E1 R1 बाई R2। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए क्या बोल रखा है कि डायमीटर हाफ है, डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगी, है ना? तो R2 इज R1 बाई 2।
तो जैसे ही इसको R1/2 करोगे तो आपके पास 2E1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि R2 की जगह जैसे आप R1/2 लिखोगे R1 2 ऊपर चला जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2E1 का मतलब हो गया 2 × 100, तो एम्पलीट्यूड वाइज तो 200 होना चाहिए, ठीक है। तो 200 और V sin ओमेगा t माइनस के एक्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल रहा है 200 sin ओमेगा t माइनस के एक्स न्यूटन पर कूलम। आई होप ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, 6 क्वेश्चन। लिखा है दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, कनेक्ट किया है पैरेलल में, कनेक्ट किया है पैरेलल में कह दिया, इसका मतलब वोल्टेज दोनों में सेम, ठीक है। चार्ज टाइम ग्राफ इज शोन, चार्ज टाइम ग्राफ दोनों का दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से। फॉर द टू कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड विद देम आर U1 एंड U2 रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, एक अलग पेज पे ले लेते हैं इसको। ये यहाँ पर आपका फिगर है। तो चार्ज टाइम ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि Q1 जो है वो Q2 से कम है, पीक वैल्यू, ठीक है। तो Q1 इज लेस देन Q2, दैट्स व्हाई वी कैन से कि C1 V1, Q इज इक्वल टू C भी होता है कैपेसिटर के लिए, वो लेसर है C2 V2 से। अब C1 V1 अगर C2 V2 से लेसर है, ठीक है, हाउ वी कैन गेट Q1 लेस देन Q2, इट इज फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ। अब V1 और V2 तो बराबर है, V1 V2 बराबर हो गया, इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि C1 लेसर देन है C2 से, C1 लेसर देन है C2 से। ऑप्शन में कुछ मिला क्या अपन को, C1 लेसर देन C2, C1 ग्रेटर देन, ये तो कट गया, C1 ग्रेटर देन ये भी कट गया, ठीक है, C1 लेसर देन C2 ये हो सकता है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहां तक अपन आधा पार्ट हो गया। अब एनर्जी के बारे में बात करते हैं, तो U1 ओवर U2 एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हमें याद है, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C1 V1 स्क्वायर ओवर हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक है। क्या जाएगा, क्या जाएगा भाई, तो ये हाफ तो कैंसिल हो गया और V1 भी कैंसिल हो गया, V1 V2 भी, क्यों, क्योंकि V1 और V2 बराबर है, तो ये तो अगेन C1/C2 रह गया, और C1/C2 इज लेस देन 1, C1/C2 इज लेस देन 1 कहां से आया, यहां से आ गया है ना, C1/C2 इज लेस देन 1, इसका मतलब U1/U2 इज लेस देन 1, इट मीन्स U1 इज लेसर देन U2, U1 लेसर है U2 से, तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपके पास, U1 लेसर देन U2, U1 ग्रेटर देन U2, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, U1 लेसर देन U2, ऑप्शन नंबर 4 सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कि एक पार्टिकल है मास m और चार्ज q का, उसको फासन मतलब कस दिया गया है, उसको बांध दिया गया है टू वन एंड a ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग हैविंग इक्विलिब्रियम लेंथ l, एक मासलेस स्ट्रिंग है, इसकी इक्विलिब्रियम लेंथ l है, और यहां पर इसके एक एंड पर हमने जो है मास m, मास के चार्ज q को रख दिया है ना, m मास और q चार्ज, ठीक है। whose other end is fixed at point O, whose other end is fixed at point O, ठीक है, O पॉइंट पे फिक्स्ड है, ठीक है। the whole system is placed in on a frictionless horizontal plane and is initially at rest, system initially rest पे दिया है। if uniform electric field is switched on along the direction as shown in the figure, तो electric field की डायरेक्शन इस तरह से दिखा रखी है, ठीक है। then the speed of particle when it crosses x axis, जब ये पार्टिकल x axis को क्रॉस करेगा तब स्पीड क्या हो चुकी रहेगी, ठीक है। तो क्या तरीका रहेगा, इस पे अपन वर्क एनर्जी थ्योरम करते हैं, ठीक है। बोलते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली एट रेस्ट बोला, तो इनिशियल एनर्जी तो कितनी होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेस्ट की 0, ठीक है। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो Q डेल्टा V से निकाल सकते हैं, दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब V के बारे में तो बात हुआ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हुआ है, तो E का के साथ रिलेशन, तो E डेल्टा L आ जाता है, ठीक है। तो एक साइड तो आ जाएगा आपके पास E, और डेल्टा एल में आप क्या लिखोगे, L माइनस L कोस 60, क्यों, क्योंकि 60 डिग्री घूमेगा, इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये L माइनस L कॉस 60, L कॉस 60 मतलब L/2, तो L माइनस L/2 दैट इज L/2, तो QE L/2 इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, m को नीचे ट्रांसफर कर दिया, तो v स्क्वायर बराबर हो गया QE L/m, फाइनली v की वैल्यू जो आनी चाहिए दैट इज QEL ओवर m का रूट, QEL अपॉन m का रूट, ऑप्शन नंबर
1 आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। In the experiment for measurement of viscosity neta of given liquid with a ball having radius r, लिक्विड की विस्कोसिटी नीटा है, ठीक है, और उसमें एक बॉल जिसकी रेडियस r को हमने डाला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं ABCDE, लास्ट में लिखा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक, पहला लिखा है, क्या लिखा है, ग्राफ बिटवीन टर्मिनल वेलोसिटी v एंड r विल बी ए पैराबोला। आपने टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला क्या था, 2/9 r स्क्वायर g ओवर नीटा सिग्मा माइनस रो, है ना, r रेडियस ऑफ द बॉल, नीटा विस्कोसिटी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा डेंसिटी ऑफ द बॉडी, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड vt इज द टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहां से अपन को दिख रहा है कि vt इज डिपेंडिंग अपॉन r स्क्वायर, इसलिए है ये जो पहला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ए इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ए करेक्ट हो गया तो आपका ऑप्शन 2 और 3 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अपन को क्या ढूंढना था, करेक्ट आंसर ढूंढना था। ठीक है, सेकंड, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डायमीटर बॉल्स आर कांस्टेंट। टर्मिनल वेलोसिटी अलग अलग डायमीटर के बॉल्स होगी तो भी कांस्टेंट रहेगी, कैसे होगी, आर पे तो डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, तो बी नहीं आना चाहिए। ठीक है, बी नहीं आना चाहिए, मतलब ये भी आपका कट गया, ये तो पहले ही कट गए थे। ऑप्शन आपका ये रह गया, ऑप्शन 2। बाकी आप अगर चेक करना चाह रहे तो पढ़ लीजिए कि मेजरमेंट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। टर्मिनल वेलोसिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही बात है। कैसे सही बात है, एज टेम्परेचर इंक्रीज लिक्विड की नीटा डिक्रीज होगी, और नीटा चेंज हो गया, नीटा चेंज हो गया तो वीटी चेंज हो गया। ठीक है, इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट है, सी इज करेक्ट। देन व्हाट अबाउट डी, दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड टू एक्सेस द डेंसिटी ऑफ गिवन लिक्विड। यस, अगेन करेक्ट। कैसे करेक्ट, बोलोगे कि इस एक्सपेरिमेंट का यूज करके आप डेंसिटी ऑफ लिक्विड निकाल सकते हो। सोचिए, अगर आपका टर्मिनल वेलोसिटी अवेलेबल है और बॉडी की डेंसिटी अवेलेबल है, आर अवेलेबल है, जी पता है, नीटा पता है, तो रो नहीं निकलेगा, क्या निकल जाएगा। ठीक है, लास्ट लिखा है बॉल्स आर ड्रॉप्ड विद सम इनिशियल वेलोसिटी द वैल्यू ऑफ नीटा विल चेंज। तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करती, कहां से चेंज हो। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहां पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है बेटा आपको। ठीक है, कोशिश कीजिएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा समय लेके कीजिएगा, थोड़ा सा समय उनके लिए बचाइएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोई एक पैरामीटर जो है आपके जो सोचने पर, जितने पैरामीटर्स आपने सोचे उसमें से कहीं ना कहीं एक पैरामीटर्स आप मिस कर जाते हो, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है उसमें गड़बड़ करते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है और क्या देखना है, अपन को देखना है करेक्ट आंसर्स। ठीक है, सरफेस टेंशन अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एट द, ये देखो गड़बड़ कर दिया, इंटीरियर बोल दिया ना, खाना का क्या चाहिए था, सरफेस पे हो रहा है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, कि सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू द बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया है, तो पहला गलत हो गया है, तो ए ये वाला तो नहीं आएगा ना, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड के केस में, अभी अपन ने बात किया था, लिक्विड के केस में जैसे टी बढ़ेगा ईटा डिक्रीज होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है क्योंकि कोहेसिव फोर्सेज और एडेसिव फोर्सेज जो है वो, कोहेसिव फोर्सेज जो है वो कम हो जाते हैं ना। ठीक है, तो ये बात आपका जो है यहाँ पर क्या बोला, गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत, तो बी भी गलत हो गया। बी कहाँ पर है, ये बी भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये भी हट गया। अब तो आपके पास ये है। ठीक है, अब सी डी और ई को चेक कर लो कि एज द टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है, टी बढ़ने पर नीटा बढ़ेगी फॉर गैसेस, क्योंकि डिफ्यूजन रेट बढ़ जाती है। फिर ऑनसेट ऑफ टर्बुलेंस इज डिटरमाइंड बाय रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है कि आपका फ्लो किस तरह का है। ठीक है, टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, तो बिल्कुल सही बात कह रहा है। देन इन ए स्टेडी फ्लो टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, अगेन प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर एक लॉजिक गेट्स आपको दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस लॉजिक गेट को। क्या है, देखो ये कौन सा गेट है, एंड गेट है ना, ये वाला एंड गेट, और ये कौन सा हो गया, ये आपका नोर गेट। ठीक है, अब ऑपरेशंस आपको मालूम है, और ये यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, ये नॉट गेट होता है। तो ए
यहाँ पर इनपुट में और बी गया नोट गेट में, तो इसका इन्वर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर बी बार। इधर से ए इधर चला गया और इधर से बी इधर चला गया, तो एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, ए बी बार, और यहाँ क्या मिलेगा, ए बी। अब नोर गेट का फाइनल आउटपुट वाई, वाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, तो नोर गेट का आउटपुट था ए प्लस बी का बार, यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस ए बी का बार। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए ब्रैकेट में बी बार प्लस बी। अब आपको ये याद होगा देखो कि बी बार प्लस बी की वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाली है, बुलियन अलजेब्रा आपको पढ़ रखा है आपने। इस तरह से ये ए बार रह गया, ए बार रह गया, तो आपका आउटपुट जो है वो कौन सा आना चाहिए, नोट गेट का आना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा आउटपुट आएगा, देखो ए बार, ये वाला आपका। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि नैंड गेट या नोर गेट के जब दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर देते हैं देन दे स्टार्ट बिहेव लाइक अ नॉट गेट। ठीक है, आपको नोट को ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इनपुट बी लिया हुआ है, यहाँ तो बी बार आ जाएगा, है ना, हमें ए बार चाहिए था आंसर, इसलिए ये सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन। लिखा है अ साउंड वेव हैज हायर स्पीड इन सॉलिड्स देन गैसेस। अच्छा, तो स्पीड के लिए अगर अपन बात करेंगे तो किस पे डिपेंड करता है, इलास्टिसिटी मॉडुलस और रो पे, डेंसिटी पे, है ना। तो अब जब बात होगी सॉलिड्स की तब तो इलास्टिसिटी जो है मॉडुलस वो आता है यंग मॉडुलस, है ना, सॉलिड्स के लिए। सॉलिड्स के लिए अगर बात करोगे तो आपको लिखना चाहिए रूट ऑफ वाई बाई रो, और गैसेस के लिए बात करोगे तो बल्क मॉडुलस आएगा बी बाई रो। किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड के लिए। और हमने ये पढ़ा है कि सॉलिड्स के लिए जो वाई है वो गैसेस के बी से ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए असर्शन आपका करेक्ट है, ए आपका करेक्ट है। ठीक है, असर्शन सही, करेक्ट। देन गैसेस हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड्स, ये तो गलत हो गया। ठीक है, गैसेस हैव हायर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड, अभी अपन ने बात किया तो उल्टा बोल रहे हैं। ठीक है, तो रीजन गलत है, तो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, आपका ऑप्शन ए सेट हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सेट हो रहा है। ठीक, 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है कि इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड द वर्क डन इन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ चोजन। सेंट्रल फोर्स कौन से होते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। बिल्कुल करेक्ट बात हो रही है। ठीक है, ट्रू है। आगे लिखा है रीजन में एवरी फोर्स एनकाउंटर्ड इन मैकेनिक्स डज नॉट हैव एन एसोसिएट पोटेंशियल एनर्जी। जो मैकेनिक्स में जितने भी फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं उसमें से सभी के साथ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड नहीं होती, ये बात भी सही है। ठीक है, अगेन रीजन इज करेक्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। ठीक है, इसलिए रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट इस रीजन के आधार पर इसे नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अपन को क्या लेना चाहिए, ऑप्शन 1 लेना चाहिए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सही। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। आप क्या कीजिए, ये ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि शॉर्टेड पाथ है तो पॉइंट चेंज नहीं होगा ना, मतलब ये ए है तो आप ये शॉर्टेड पाथ आपको मिल गया तो ये पॉइंट भी आपको ए ही मार्क करना है। इसी तरह से ये बी है तो जहां तक शॉर्टेड पाथ है वहां तक बी ही बना रहेगा, तो ये भी बी पॉइंट हो गया। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो ए और बी के बीच में, ये वाला रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में, और ये भी ए और बी के बीच में, मतलब तीनों रेजिस्टेंस जो है वो ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, मतलब तीनों जो है वो पैरेलल कंडीशन में है। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। ठीक है, अब ये आपको मालूम है कि इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/Rp इज इक्वल्स टू 1/R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3। सॉल्व करेंगे तो आपके पास R पैरेलल क्या आएगा, R/9 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा, ऑप्शन 2 बन रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
For a particular ideal case, which of the following graph represent the variation of mean squared velocity of gas molecules with temperature? अच्छा, तो किसका वेरिएशन बता रहे हैं? मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटी का, किसके साथ? टेम्परेचर के साथ, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर नहीं, वीन स्क्वायर, ठीक है। तो वी आर एम एस तो हमने पढ़ा है, क्या होता है? रूट ऑफ 3RT/m। तो अपन को तो रूट मीन स्क्वायर नहीं चाहिए, अपन को तो सिर्फ मीन स्क्वायर चाहिए। मीन स्क्वायर चाहिए मतलब रूट नहीं लेना, रूट नहीं लेना मतलब 3RT/m, मतलब मीन स्क्वायर जो स्पीड है वो तो प्रोपोर्शनल टू टी है। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन 1 प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। A double slit interference experiment performed with a light of wavelength 600 nanometer forms an interference fringe pattern on screen with 10th bright fringe having its center at a distance 10 mm from the central maximum, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? y is n lambda d over small d। n कौन सा ब्राइट फ्रिंज आ रहा है? लैम्डा वेवलेंथ, कैपिटल डी स्क्रीन की डिस्टेंस स्लिट से, और स्मॉल डी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ सेम 10th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सोर्स ऑफ वेवलेंथ 660। सिर्फ वेवलेंथ चेंज किया है, पहले 600 नैनोमीटर थे, अभी 660 कर दिया, और बोला कि बताओ अभी डिस्टेंस कितनी हो रही है, y की वैल्यू क्या है? पहले 10 था, अभी कितना आएगा, ठीक है। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आप वैल्यू डाल देंगे, पहले केस में आ जाएंगे 10, या 10 लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप तो n लिख लेंगे। तो y 10 इज इक्वल्स टू, लिख देता हूँ 10 लैम्डा d ओवर स्मॉल d, ये तो केस 1 हो गया, और y डैश का 10 चाहिए तो उसमें जाएगा 10 लैम्डा डैश d ओवर स्मॉल d। अगर दोनों को डिवाइड करते हैं, लैम्डा डैश y डैश ओवर y, कितनी आ जाएगी? तो 10 कट जाएगा, d कट जाएगा, स्मॉल d कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास रह जाएगा लैम्डा डैश ओवर लैम्डा, एंड दैट विल बी 660 अपॉन 600। कैंसिल करेंगे तो 11/10। नेक्स्ट लाइन, y 10 डैश ओवर 10 इज इक्वल्स टू 11/10, ये कट गया, तो y डैश 10 इज 11 mm। 11 mm आपका आंसर आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर शुड बी 11 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? देखो, इन अ मेजरमेंट इट इज आस्क्ड टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर यूनिट टॉर्क। द मेजर्ड क्वांटिटी हैज डायमेंशन दिस, इफ b इज इक्वल्स टू 3 देन c कितना? c की डायमेंशन चाहिए, टाइम की डायमेंशन, टाइम की पावर क्या आ रही है? तो पूछा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन में हमने टॉर्क की डायमेंशन डिवाइड कर दिया है ना। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और टॉर्क को डिवाइड किया, डायमेंशन ये आई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब तो आना चाहिए फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि आपका स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का रेशियो होता है ना। और यहां आपके पास क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। अगर अपन सॉल्व करें तो ये तो आपके पास 1 अपॉन एरिया इंटू लेंथ हो गया, और एरिया इंटू लेंथ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये डायमेंशन बननी चाहिए m0 l-3 और t0, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया ना, नीचे l3, ऊपर ले जाएंगे तो l-3। तो जहां वो t की पावर c बोल रहे हैं और यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब c बराबर क्या है? 0। आंसर, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 आयरन सॉलिड डिस्क ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, दोनों कैसी है? सॉलिड डिस्क, डिस्क का मतलब वॉल्यूम फिगर नहीं है, एरियल बॉडी है ना, एरियल बॉडी, ठीक है। और दोनों आयरन की है, इसलिए मास पर यूनिट एरिया सेम हो जाएगा, ठीक है। रेडियस r1 और r2 r एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया i1 एंड i2, r2 बराबर 2r1 है, देन रेशियो ऑफ i1 एंड i2 वुड बी 1/x, x की तरह, ठीक है। तो देखो, मैंने बोला दोनों आयरन की है, डिस्क एरियल बॉडी है, एरियल बॉडी है तो मास पर यूनिट एरिया सेम कर दो, तो m1 ओवर पाई r1 स्क्वायर बराबर कर दो m2 ओवर पाई r2 स्क्वायर से। इससे आपको पता चला कि m1 बाई m2 जो है वो r1 स्क्वायर बाई r2 स्क्वायर है, ठीक है। और r1 ओवर r2 का स्क्वायर जब आप करोगे, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? r2 इज 2r1, तो r1 अपॉन 2r1 मतलब 1/2 का स्क्वायर, दैट इज 1/4, ठीक है।
इनर्शिया की जब अपन बात करेंगे I1 ओवर I2, तो mr स्क्वायर को चेक करेंगे, m1 r1 स्क्वायर ओवर m2 r2 स्क्वायर, तो इट विल बी m1 ओवर m2 मल्टीप्लाइड r1 ओवर r2 का स्क्वायर, और m1 ओवर m2 भी रेशियो r1 बाई r2 का स्क्वायर ही आया था, मतलब ये भी 1/4 और इसको सॉल्व करोगे तो भी 1/4 आने वाला है, इसलिए 1/16 आएगा। पर क्वेश्चन तो बोलता है कि इट इज 1/x, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम I1 ओवर I2 इज 1/x, इट मीन्स x की वैल्यू 16 है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हुआ प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, a tiny metallic rectangular sheet has length and width 5 and 2.5. ठीक है, using a specially designed screw gauge which has a pitch of this 0.75 mm, 15 division in the circular scale, you are asked to find area of the sheet in this measurement. The maximum fractional error will be, अच्छा फ्रैक्शनल एरर चाहिए, क्या करें? तो पहले तो अपन लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, तो पिच कितना दिया हुआ है? 0.75 mm और डिवीजन कितने? 15। ठीक है, डेसिमल को हटाएंगे, 75/15 इंटू 100। ठीक है, ये 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, 5/100 मतलब 0.05 mm। दिस इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, और एरर जो हो सकती है किसी इंस्ट्रूमेंट को रीड करते समय कितनी हो सकती है? लीस्ट काउंट के बराबर। ठीक है, तो अब एरिया रीड किया है लेंथ और ब्रेड्थ के बेसिस पे, तो ब्रेड्थ में भी आपका 0.05 की एरर होगी और लेंथ में भी 0.05 की एरर होगी। ठीक है, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सो डेल्टा ए ओवर ए इज डेल्टा एल ओवर एल प्लस डेल्टा बी ओवर बी। ठीक है, तो डेल्टा एल इज 0.05 डिवाइडेड बाई 5 और डेल्टा बी इज 0.05 divided by b is 2.5. So it can be written as 0.05 upon 5 plus 0.1 upon 5। अपन ने इसको दोनों को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अभी अपन सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0.01 और ये हो जाएगा 0.02, कह सकते हैं 0.03 या बोल सकते हैं 3/100। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? x/100 है ना, इसका मतलब x बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। आंसर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क रोटेटिंग अलोंग इट्स डायमीटर इज 2.5 टाइम्स हायर देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, इसके लिए अलग से पेज ले लेते हैं। क्या लिखा है कि सॉलिड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, आई ऑफ द डिस्क is 2.5 times of inertia of ring। ठीक है, rotating in the similar way the moment of inertia, अच्छा, और कहाँ रोटेट कर रहा है? rotating along its diameter। ठीक है, तो rotating along its diameter की बात करें, मास दोनों का सेम है, तो ये तो हो जाएगा mr स्क्वायर बाई r ऑफ द डिस्क बाई 4 और ये हो जाएगा 2.5 m r ऑफ द रिंग स्क्वायर बाई 2, क्योंकि डायमीटर के लॉन्ग चाहिए। ठीक है, m कैंसिल हुआ और ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, तो r ऑफ द डिस्क स्क्वायर इज 5 टाइम्स ऑफ r ऑफ द रिंग स्क्वायर। ये एक रिलेशन हमारे पास है ना, मास बराबर था। आगे बढ़ते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर विच हैज सेम रेडियस एज द डिस्क। ठीक है, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए? सॉलिड स्फीयर का, इसकी रेडियस कैसी है? डिस्क के बराबर, एंड रोटेटिंग इन सिमिलर वे इज n टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। क्या बोल रहे हैं? देखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर इज n टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मतलब 2/5 m r ऑफ द स्फीयर स्क्वायर इज n टाइम्स m r ऑफ द रिंग स्क्वायर बाई 2। और आगे बोल रखा है कि जो स्फीयर है उसका रेडियस सेम है किसके जैसा? डिस्क के जैसा। तो आप क्या कर लोगे यहाँ पर, आप जहाँ रेडियस ऑफ स्फीयर आ रहा है वहां भी आप रेडियस ऑफ डिस्क लिख दो। तो 2/5 मास रेडियस ऑफ डिस्क
स्क्वायर बराबर n टाइम्स m r ऑफ द रिंग स्क्वायर बाई 2। अब सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व होगा, m तो कैंसिल हो गया, 2/5 और रेडियस ऑफ डिस्क के लिए अपने पास ये रिलेशन हमने निकाल रखा है, इसको लिख लेते हैं 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ रिंग का स्क्वायर इज इक्वल्स टू n/2 रेडियस ऑफ द रिंग स्क्वायर। ठीक है, कैंसिल हुआ 5, ठीक है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 4। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन n शुड बी 4। सो दिस वर द नीट रिलेवेंट क्वेश्चंस जो जेई मेंस में पूछे गए थे 28 तारीख के पेपर में। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे, एक बार इनको जो है जरूर गो थ्रू कीजिएगा। धन्यवाद, हैव अ गुड डे।